It's a great honor to welcome on the dais and in our gracious presence, most respected Honorable Shri Akhilesh Yadav ji, former Chief Minister of Uttar Pradesh, 5 times Member of Parliament, and the Chief Minister of Uttar, National President, Samajwadi Party. Most welcome, sir. It's a great honor. Please welcome, sir. I also request Shri Alok Ranjan ji, former Chief Secretary, Uttar Pradesh, to please join us on the stage. And now I'd like to request Shri Rajiv Rai Sahab to please come and welcome the Honorable National President on the dais. Dear friends, once again I welcome you, and as I told you in the previous session that this super session we are privileged to have one of the most visionary leader in the country, Shri Akhilesh Yadav ji, who has been the Chief Minister of UP, 5 times MP and National President of Samajwadi Party. When I say that most visionary leader, again I repeat that I do not say because he is our leader, but I have seen him with very close circuit. When he was the CM, whatever the issues we were addressing, preventive medicine, or as I gave an example, जब हमारे यहाँ लोग बीमार होते थे तो जो साइकोलॉजिकल फियर होता था कि इलाज कैसे कराएंगे, he was the one chief minister. He ensured that कोई भी गरीब का बच्चा, गरीब का family member, even if any amount of expenditure it will cost, government will bear. Not that only समाजवादी एम्बुलेंस सेवा, मैं बोल रहा था कि सांप के काटने से नहीं, सांप के काटने के दहशत से लोग मरते हैं। तो अगर इलाज के अभाव में, इलाज का टेंशन हो कि अगर कुछ हो जाए तो मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊंगा, तो उसके दहशत से भी लोग बीमार पड़ जाते थे। ही इंश्योर्ड दैट अगर जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई कि कभी बीमार पड़ जाए तो 108 नंबर पर फोन कर देना, पड़ोसी आएगा नहीं आएगा, रिश्तेदार आएगा नहीं आएगा, लेकिन समाजवादियों की एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर होगी और इलाज करा के भेजेगी। ऐसे में once again from very court of heart and from all of you, I welcome the most visionary leader, Shri Akhilesh Yadav ji, and hope that you will get answer of all your questions. Abhishek ji, you can continue. Can I also request Dr. Rajiv Rai ji to please welcome him with a bouquet, please. I also request you to welcome Shri Alok Ranjan ji, former Chief Secretary. Thank you, Rajiv Rai Sahab. With your permission, we can start. So, thank you so much. मैं अपनी बात शुरू करता हूं सर. आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद. आज के सेशन में हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन आज का सेशन का टॉपिक होलिस्टिक हेल्थ है. तो होलिस्टिक हेल्थ क्यों चुना आपने? होलिस्टिक का जो शब्द ऐड हुआ आज समिट में, आपके उस पे हमेशा आप इस बारे में बात भी करते हैं. एज ए चीफ मिनिस्टर भी आपने हमेशा कहा प्रिवेंशन गरीब आदमी के लिए जरूरी है. व्हाई होलिस्टिक हेल्थ? सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके आने से और आपके विचारों से ये कार्यक्रम हमारा सफल हो रहा है. इसके साथ साथ मैं डॉक्टर अलका दहिया जी, डॉक्टर पंकज भारती जी, उनका विशेष धन्यवाद दूंगा, जिनके विचारों से, और क्योंकि वो इस फील्ड के हैं तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई होगी. मैं उनका विशेष धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं. जैसा कि आपने कहा सर कि होलिस्टिक हेल्थ, ये होलिस्टिक हेल्थ का टॉपिक हम लोगों ने क्यों चुना? इधर हम लोग देख रहे हैं
लोग केवल बीमारी और इलाज के साथ साथ मनोभाव, वेलनेस की बात कर रहे हैं। इसलिए ये जरूरी बनता है किसी सरकार के लिए और एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के लिए कि इस विषय पर होलिस्टिक अप्रोच क्या हो उस दिशा में, और हेल्दी लाइफस्टाइल क्या हो। हेल्दी लाइफस्टाइल होने से हमें कितना स्वास्थ्य को लाभ पहुंचेगा उस दिशा में हम लोग, इसलिए होलिस्टिक हेल्थ का, क्योंकि जहां होलिस्टिक हेल्थ की जब हम बात करें तो होलिस्टिक हेल्थ में आपकी फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ में आपकी फिटनेस है, आपका हेल्दी हाइजीन फूड हैबिट्स हैं, भोजन क्या कर रहे हैं, क्या आप भोजन क्या कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं आप, साउंड मेंटल हेल्थ, अच्छा, आपका पॉजिटिव सोशल सपोर्ट कितना है, आपका कंडीसिव वर्क लाइफ बैलेंस कितना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम काम के बोझ की वजह से बहुत सी चीजों को इग्नोर कर रहे हों, और हैप्पी वर्किंग कंडीशंस कैसी हों, और घरों का शांतिपूर्ण माहौल कैसा हो। अगर शांतिपूर्ण माहौल है तो हम, और हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है, हेल्दी लाइफस्टाइल हो सकती है। इसलिए होलिस्टिक हेल्थ का फोकस किया हम लोगों ने, जिससे सबका जीवन सही मायनों में हेल्दी बन सके और उसको हेल्दी बनाया जाए। ये समय समय पे हमने देखा है हमारी हेल्थ सर्विसेज फेल हो जाती हैं। ये जब हेल्थ सर्विसेज फेल होती हैं तो आपकी मेडिकल सर्विसेज शुरू हो जाती हैं। जागरूक जनता ये समझे कि हेल्थ प्रिवेंटिव कॉन्सेप्ट है, ट्रीटमेंट नहीं, और मेडिकल क्यूरेटिव कॉन्सेप्ट है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसलिए होलिस्टिक हेल्थ पर अगर हम फोकस करेंगे अच्छा, तो लोग बीमार कम पड़ेंगे, और जब बीमार कम पड़ेंगे तो हमारा देश और खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाएगा। इसलिए पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूट करने के लिए और होलिस्टिक हेल्थ का ही टॉपिक हम लोगों ने चुना है। तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि आप प्रिवेंटिव वर्सेस क्यूरेटिव, कि ट्रीटमेंट को हेल्थ नहीं कहा जा सकता, उसको बचाव करके और माइंड बॉडी सोल के बैलेंस को बना करके। आपसे अगर मैं पूछूं कि सिंपल डेफिनेशन जो आम सब लोग समझें, दूर दूर तक आपको करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में देख रहे होंगे आज, वो क्या भाषा है, क्या वक्त शब्द है आपकी, डेफिनेशन क्या है होलिस्टिक हेल्थ की? होलिस्टिक हेल्थ को अगर हम बहुत सामान्य शब्दों में समझें तो तन मन और वातावरण, तन मन वातावरण, तन मन वातावरण अगर हमारा अच्छा है, तीनों फिट होने चाहिए, तीनों फिट हैं, तो हमारा हेल्थी स्टेटस, हेल्थ बैलेंस जी, और होलिस्टिक हेल्थ अच्छी होगी, और वही हमारे वेलनेस और टोटल वेलबींग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वातावरण से क्या क्या आपका मतलब? वातावरण में तो बहुत कुछ आएगा, आप किन किन चीजों को जोड़ें वातावरण में? क्योंकि अगर हम जिस माहौल में, जिस वातावरण में रहते हैं, हम उन वातावरण को जोड़ें। मान लीजिए हम ऑफिस जाते हैं तो हमारा ऑफिस का वातावरण कैसा है जी, हम क्योंकि घर में रहते हैं तो वातावरण में घर, ऑफिस, परिवार, हमारा दुकान, फरार, फैक्ट्री के जो लोग काम करते हैं, फैक्ट्री है, ऑफिस है। आप कई बार आप जहां रहते हैं उसके अड़ोस पड़ोस के लोग कैसे हैं, या माहौल कैसा है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप किस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो आधुनिक समय है, और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, कौन सा क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप है? आजकल समय जो आधुनिक समय है उसमें बहुत सी ऐसी निगेटिविटी आती है, तो कई बार हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब हम सुबह उठें और किस व्हाट्सएप से जुड़े हुए हम लोग हैं, वो भी बड़ा असर डालता है आप पर। आपका सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर क्या है, साथ ही साथ नेचर और वेदर, क्लाइमेट जो है वो भी असर डालता है। अब मान लीजिए पॉल्यूशन है, दिल्ली जैसी जगह है जहां पर देखिए एक्यूआई क्या है, और उस वातावरण में आप कितना हेल्दी रह सकेंगे। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने खबरें पढ़ी, और इंदौर का जो मसला आया, जिस इंदौर को हम लोगों ने न जाने कितनी बार ये देखा होगा कि उसको प्राइज मिलता था। वो शहर वो है जिसको अवार्ड मिलता था, और उसी अवार्ड पाने वाली सिटी में सोचिए पीने के पानी की स्थिति क्या है।
तो जो पॉल्यूशन है और तरह तरह के पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, आपका सॉइल पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना होगा। और ये सभी जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब हमारी हेल्थ पे असर डालते हैं। तो आपने पोल्यूशन की बात की कि सही बात है, अगर हवा और पानी ही खराब होगा तो हम कितना उसमें स्वास्थ्य में अपना ठीक रख पाएंगे। बट आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, व्हाट्सएप ग्रुप का माहौल कैसा है, कि सुबह उठ करके आदमी क्या पढ़ रहा है क्या, तो उन सब चीजों का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तो तभी होलिस्टिक हेल्थ हो पाएगी। सर आपके हिसाब से अगर हम होलिस्टिक हेल्थ को और गहराई में समझना चाहें, मल्टीपल वेरिएट्स, आपने यहाँ हेल्थ की बात की, पोल्यूशन की बात की, पानी की बात की, मेंटल की बात की, ऑफिस की, अस्पताल, सब चीजों की आपने बात की, इनको अगर डिटेल में समझना चाहें तो वो क्या है होलिस्टिक हेल्थ? मैं समझता हूँ हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफी कुछ बताया होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो हम लोग समझ सकते हैं, तो कई इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, या यूं हम कहें कि इंटरकनेक्टेड पिलर्स हैं। मान लीजिए फिजिकल, जिसमें आप को कितना सोना है। कई बार डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आप सही सो रहे हैं, आपको अच्छी स्लीप मिल रही है, तो आप वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। और मुझे याद है एक बहुत जानकार और एक्सपर्ट वो राय दे रहे थे मुझे, और उन्होंने एक सुझाव दिया कि देखिए आप एक गाड़ी खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, उस गाड़ी का चलने का पूरा डिपेंड करता है कि ड्राइवर कैसी देखभाल करता है। राइट। उस गाड़ी की बॉडी का ख्याल ड्राइवर कितना रखता है। लेकिन ये शरीर, ये जो बॉडी है, ये आपकी है, और इस बॉडी के ड्राइवर भी आप ही हैं। तो जैसा आप ड्राइव करेंगे, जैसा आप इस बॉडी को चलाएंगे, उतना ही स्वस्थ रहेंगे। तो फिजिकल, आप कितने घंटे सो रहे हैं, हालांकि लोग कहते हैं, डॉक्टर्स तो बहुत ज्यादा घंटे बताते हैं सोने का। हाँ, मुझे नहीं पता कि कितने घंटे बताए होंगे आपने सोने का। अभी डॉक्टर पंकज भारती ने भी इस बारे में काफी डिटेल में बात रखी थी सर। लेकिन कुछ वेलनेस सेंटर्स ऐसे हैं जो आपका खाना ऐसा देते हैं कि आप कई घंटों सोइए। आप इमोशनल हेल्थ एस्पेक्ट है ये, आप इमोशनल हेल्थ है आपकी जी। आप किस तरीके से कुछ चीजों को फेस कर सकते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ है, आप सोशल सपोर्ट सिस्टम कैसा है आपका जी, स्पिरिचुअल उस एस्पेक्ट को कितना आप समझते, कितना गहराई से उसको लेते हैं आप। एक एनवायरमेंटल फैक्टर है आपका जी, जो मैंने पहले कहा, और वही क्लीन एयर और क्लीन वाटर, क्योंकि जितना एनवायरमेंट साफ सुथरा होगा उतना हमारे हेल्दी हम लोग रहेंगे। फिर ऑक्यूपेशनल फाइनेंशियल इशू है, एक एस्पेक्ट वो भी है कि अगर आप सर्वाइवल मोड में ही हमेशा हैं, तो आप कितना हेल्दी रह पाएंगे। अगर आप हमेशा सर्वाइवल मोड में रहते हैं तो वो आप कितना अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। ठीक बात। अगर सर्वाइवल यही चिंता है कि खाना कहां से आएगा, तो नींद कैसे आएगी, तो नींद आएगी ही नहीं सर। तो आपने जब सारी चीजें लिस्ट की, इकोनॉमी, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, हेल्थ, पर्पस, एनवायरमेंट, क्लाइमेट, इन सबको अगर आप देखें, आप असेस करें, आपको आप उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री रहे, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, रोज आपसे लोग मिलते हैं, 5वीं बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, आपको क्या लगता है आज की तारीख में हमारा हेल्थ सिस्टम कहां खड़ा है, खासकर होलिस्टिक हेल्थ के नजरिए से अगर हम देखें? क्योंकि हमारा समिट आज विजन इंडिया, आपका जो विजन है वो होलिस्टिक हेल्थ पे है, आपके असेसमेंट हम कहां खड़े हैं? जब हम अपने इतने बड़े देश को देखें, और यूपी के आंकड़े तो दूसरे तरह के होंगे, लेकिन भारत के आंकड़े अगर हम देखें होलिस्टिक हेल्थ पर, तो मुझे लगता है 30% के आसपास ही हम लोग ध्यान दे पा रहे होंगे। इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, पीएससी, सीएससी का, डॉक्टर का स्टाफ देखें कितना है, कितनी कमी है, कितने बड़े पैमाने पर कमी है, और बेसिक जो इलाज होता है वो भी शायद हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। हमारी इमरजेंसी सर्विसेज में कितनी वो एक तरीके से खत्म हो गई, इमरजेंसी सर्विस कोलैप्स हो गया है, एकदम इमरजेंसी सर्विस की मौत हो गई। कई जगह ऐसा देखने को मिलता है। आपके, क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजिस्ट चाहिए आपको, कितने हजार लोगों पर आपके पास कुछ नहीं है, मानक कुछ कहता होगा, लेकिन लाख लोग के ऊपर आपके पास एक है, और जबकि गांव जहां आबादी सबसे ज्यादा रहती है, वहां के लिए तो हम कुछ आंकड़े ही नहीं दे सकते। है ही नहीं सर, वहां बिल्कुल नहीं है।
आपके जो वॉलेंटियर्स हैं, आशा वॉलेंटियर हैं, वो अक्सर इस बात को लेकर के धरने पे रहते हैं कि उनकी मांगे पूरी हों, क्योंकि उनसे काम ज्यादा लिया जाता है, और जो काम लिया जाता है उसकी जगह मानदेय आपको नहीं मिलता है। जो बेसिक यूनिट है आपकी हेल्थ की, जो गांव में न जाने कितने लोगों को सपोर्ट करती है, उन लोगों को जो बहुत जानकारी नहीं रखते हैं, तो कम से कम हम उस दिशा में देखें कि आशा का कितना है। कई 4,000 है किस जगह, कुछ जगह कुछ और स्टेट्स वगैरह ने मानदेय बढ़ाया हुआ है। आपका जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जो आपका सरकार जहां ध्यान देना चाहिए सरकार को, नदियां साफ सुथरी हों, आपका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो आपका जमीन में जा रहा है, कई बार वो पानी जो है वो आपके खेतों में जा रहा है, कंटेमिनेशन कितने बड़े लेवल पे है। अभी इंदौर वाली घटना कंटेमिनेशन की ही घटना थी, जिसमें 15 बच्चों की डेथ हुई। कई बार क्लाइमेट चेंज की जो सूचनाएं मिलती हैं कि इस जगह बारिश ज्यादा हो गई या इस तरीके से बाढ़ आ गई, हाँ बाढ़ आ गई, तो क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बढ़ी हैं। बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, उसको हेल्थ डिपार्टमेंट ये कहता है ये हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है, क्योंकि हेल्थ से जुड़ी चीजें हैं। लेकिन अगर हेल्थ डिपार्टमेंट से ये कहा जाए कि ये एस्पेक्ट आपको देखने, तो कहते हैं ये हमारा पार्टी नहीं है। अच्छा, आपने जी अब लेकिन और एक जो आजकल बहुत प्रिय है, स्पिरिचुअलिटी, हाँ। और स्पिरिचुअलिटी है, मीनिंगफुल लिविंग है, उस पर बहुत सारे हम लोग देखते हैं, ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, कई जगह देखते हैं, लोग योग पे बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है जहां से हम लोग बच्चों को ग्रो करा सकें और उसके बाद जानकारी दे सकें। तो जो मैं मोटा मोटा ये कहूंगा कि सरकार का योगदान सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो एडुकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आपने तो फिर भी 30% का कहा कि सहमत है। अभी इससे पिछले सेशन में एक सवाल आया था जिसमें उनका कहना था 90 से 95% गलती सरकार की है और वो कोई चीज ठीक नहीं करती, जिससे पूरा हम सब बीमार पड़ते जाते हैं और उसका अब सरकार जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। आपने दो बातें कही अभी सर की, एक तो इमरजेंसी सर्विसेज ही इमरजेंसी में आ गई हैं, और दूसरा आपने कहा कि एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से कि हेल्थ डिपार्टमेंट ये सोचता ही नहीं, समझता ही नहीं कि ये हमारा काम है। आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए, कैसे इसको सोचना कैसे चाहिए, कैसे विजुलाइज करना चाहिए, अगर आपकी नजर में इसका क्या इंप्लीमेंटेशन है? ये मेडिकल चैलेंज तो है ही है हमारे लिए, साथ ही साथ सोशल चैलेंज भी है, और अवेयरनेस हो लोगों के अंदर जी। और क्या रीजंस और चैलेंजेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं? क्या हम होलिस्टिक हेल्थ नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? उसके क्या कारण हैं? अब क्योंकि भारत हमारा बहुत बड़ा देश है, और हेरिटेज, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस, और बहुत सारी रुकावटें हैं, कभी कभी सामाजिक रुकावटें भी होती हैं, जिसके कारण हम लोग अगर हॉलिस्टिक हेल्थ को लागू भी करना चाहें या प्रोग्राम्स लागू करना चाहें तो नहीं लागू कर पाते हैं। तो अवेयरनेस हो, एजुकेट किया जाए, हमारा हेल्थ लिटरेसी की बात आप हमेशा करते रहे। हेल्थ लिटरेसी हो कि भाई हम पढ़ाएं, लोगों को बताएं कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। और लोग तो ये समझते हैं कि हम तो स्वस्थ हैं और जब बीमार होंगे तब डॉक्टर के पास जाएंगे, या हम चेकअप तब कराएंगे जब हमें कुछ लगेगा। तो ये जो प्रोएक्टिव वेलनेस के प्रति हमें जो अप्रोच होनी चाहिए, वो शायद नहीं है। वो तभी संभव है जब हम अवेयर हों, हम एजुकेट करें समय समय पर। और सिंपल सी चीजें हैं, मान लीजिए अगर हम समझाना चाहें कि हाथ साफ कर करके आपको खाना खाना है, हाथ धो करके आपको खाना खाना है, ये बहुत बेसिक चीज है, बेसिक चीज है जी। लेकिन लोगों को इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, और इससे बहुत फर्क पड़ता है। कई बार अगर आप साबुन से हाथ धो लें तो ज्यादा फर्क पड़ेगा जी। आप हमेशा कहते थे हेल्थ जो एक मैराथन है, एक दिन की लड़ाई नहीं है, रोज का है, उसमें मैराथन की तरह तैयारी करनी चाहिए। उससे आपका क्या आता है? आप किन मुद्दों को एम्फेसाइज करना चाहेंगे उस मैराथन में जो हमारे संस्कारों से निकलते हैं, आपकी सोच से है? अब जो सच्चाई तो है कि हमारा एक्सेस टू रिसोर्सेज हो, और बहुत
अमीर और गरीब में या शहर में और गांव में बहुत बड़ा फासला है, अंतर है जी। बहुत अंतर है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है हमारे पास। जी तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो शायद हम उन तमाम चैलेंजेस को दूर कर सकेंगे। सर एक जो गैप है हमारे बीच में, शायद अगर हम डिजिटल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दें, क्रिएट करें जी। क्रिएट करें, क्योंकि आज के जमाने में डिजिटली सब जागरूक हो गए हैं, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें तो वो शायद हम गैप पूरा वो कर भर सकते हैं। सकते हैं जी। और एक हमें अपने अंदर ये भाव लाना पड़ेगा और ये संकल्प लेना पड़ेगा कि एक दायरे के अंदर, जैसे हम कहते हैं आहार विहार आचार विचार, जी अब अगर इस फ्रेमवर्क आप framework हमेशा के कहते हैं। अंदर हाँ एवी हाँ, आप हमेशा अगर अब इस framework फ्रेम की के बात अंदर करते हम हैं। लोग काम करें और ये बेसिक चीजें हैं सर। जिसके प्रति लोगों को जागरूक करें, तो शायद हम होलिस्टिक हेल्थ के लिए उस अप्रोच कर सकते हैं। राइट सर। इसके अलावा जैसे आपने भी जो बात कही एवी फ्रेमवर्क की, आप हमेशा कहते हैं आहार विहार आचार और विचार, इसके जो सोसाइटी साइकोलॉजिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस हैं, उसमें आपको क्या लगता है क्या महत्वपूर्ण है, उनको कैसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि महत्वपूर्ण वो है ब्रोकननेस, मेंटल हेल्थ की भी आप बात कह रहे थे, उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सर, तो उसमें आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अगर हम जागरूक करें और मेंटल हेल्थ जो छिपी हुई रहती है, जानकारी नहीं होती, लोग बात नहीं करना चाहते, हाँ, लोग शर्माते हैं, संकोच करते हैं, अप्रोच नहीं करना चाहते हैं, और कभी कभी हम आइसोलेशन में रहते हैं। एक आइसोलेशनिज्म, हाँ, आइसोलेशनिज्म है जो सोलोनिज्म की बात करते हैं वो डॉक्टर्स। महसूस नहीं होता, लेकिन आइसोलेशन में हम चले जाते हैं। तो उसके लिए हमें अगर सोशल सपोर्ट मिले तो शायद हम उन चीजों को दूर कर सकते हैं। अवेयरनेस हो तो हम दूर कर सकते हैं, एजुकेट करें तो दूर कर सकते हैं। तो अभी पिछले सेशन में सर इस बारे में भी चर्चा हुई, तो फैमिली के रोल पे बहुत चर्चा हमारे होलिस्टिक प्रैक्टिशनर्स ने की कि फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सोशल इंस्टीट्यूशंस जो पुराने बंधन थे, रिश्ते थे, परिवारों के संस्कार थे, उसमें आपको क्या लगता है कैसे उनको हम बचा सकते हैं? जब परिवार के बीच में रहते हैं तो खुशी दूसरी मिलती है, बॉन्डिंग होती है। जी तो होलिस्टिक हेल्थ का एक एस्पेक्ट है कि हम परिवार के बीच रहें, अच्छे मित्रों के बीच रहें, विचार हमारे अच्छे हों, और जैसा मैंने कहा कि आचार विचार और आहार व्यवहार फ्रेमवर्क आप जी। तो इसके अंदर अगर हम काम करते रहेंगे तो एक लॉन्ग टर्म होलिस्टिक हेल्थ के लिए और अपने बेटर हेल्थ के लिए काम कर सकते हैं। आपने भी मेंटल हेल्थ की बात कही, उसमें आपने कहा संकोच होता है, लोग जज करने लगते हैं। जैसे अगर किसी को कह दें कि भाई तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाना चाहिए, तो आदमी को कहीं ना कहीं लगता है क्या मैं पागल हो गया हूं, क्या मैं, तो उसका जो जजमेंटलिज्म है समाज का, उसको कैसे कमेंट करना है, वो क्या होना चाहिए, तो उसको कैसे ठीक करें? लोगों को क्या सोचना चाहिए उस बारे में, आप क्या सोचते हैं? कई बार सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से उलझ जाता है इंसान जी। तो मैं समझता हूं कि सामाजिक इन चीजों को तोड़ना पड़ेगा, और साइकोलॉजिकल अगर इस तरह की कोई चीज आ रही है तो हमें अप्रोच करने में घबराना नहीं चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चैलेंज को और उस तरीके से स्वीकार करना चाहिए। खुले दिल से परिवार हमारा, मैं समझता हूँ, मदद कर सकता है काफी। ठीक है। अच्छा, तो ये आपने बात की कि परिवारों को ख्याल रखना चाहिए उसका। एक सर, ये सारी चीजें बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, और क्योंकि आपका फील्ड है तो बिना पॉलिटिकल विल के पूरी नहीं हो सकती। ठीक बात है, क्योंकि अगर सिस्टम ही हमारा कोलैप्स है, और आपने कहा इमरजेंसी सर्विसेज ही इमरजेंसी में है, तो फिर हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना पड़ेगा जी। और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सपोर्ट अगर नहीं होगा तो हम उसको इंप्रूव नहीं कर पाएंगे जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें बेहतर करना पड़ेगा। मान लीजिए हम मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ आयुष पे भी करें काम। मॉडर्न मेडिसिन तो है ही है, लेकिन आयुष कॉन्सेप्ट पे भी बात करें। राइट। पॉलिसीज जो हैं वो हमारी एक्सपेंडिचर के साथ साथ एक्सपेंडिचर पे ज्यादा बिलीव ना करें, हम बोले कि हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, दैट्स अ ह्यूज माइंड शिफ्ट। एक्सपेंडिचर में कि हॉस्पिटल बना रहे हैं हम, और इन्वेस्टमेंट जो है हमारा हेल्थ एजुकेशन पे हो, हेल्थ लिटरेसी, प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक पर हो, राइट राइट,
तो हम बेटर कर सकेंगे। अच्छा, तो इनमें आपने अभी टच किया इस बात पे कि डॉक्टर्स नहीं है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, साइकियाट्रिस्ट नहीं है, तो जो सर्विस की सिक्योरिटी, आशा वर्कर्स की बात आपने कही, हम लोग रोज पढ़ते हैं, आंदोलन होते हैं, उनको सर्विस में सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं? अगर हम सर्विस सिक्योरिटी दे दें अगर उनको, वो क्योंकि वो बैकबोन है हमारी हेल्थ सिस्टम की, लोगों को जागरूक करने में, लोगों की हेल्थ को बेहतर करने के लिए डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आपके आशा वर्कर्स हैं, कम्युनिटी वर्कर्स, हाँ कम्युनिटी वर्कर्स हैं, वो इकोनॉमिकली और सोशल सिक्योरिटी उन्हें चाहिए। वो जो हमारे समाज में बिल्कुल जमीन पे काम करते हैं, तो अगर हम उनको सम्मानजनक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सपोर्ट दें तो हमारा हेल्थ सिस्टम बेहतर हो सकता है। ठीक बात है। अगर उन्हें खुद ही अपनी नौकरी की चिंता होगी तो कैसे वो आगे काम करेंगे? अगर वो खुद ही चिंता में रहेंगे अपने कि हमें मानदेय नहीं मिल रहा है, हमारी नौकरी में हम नहीं कुछ पा पा रहे, न सम्मान पा पा रहे, न जीवन स्तर बेहतर कर पा रहे हैं, तो शायद वो हमारे हेल्थ को कितना बेहतर कर पाएंगे। एक चीज अभी आपने परिवार की बात कही सर, उसमें बहुत बार देखा गया है, कोई बीमार पड़ता है तो सच में वो अकेले बीमार नहीं पड़ता, उसके साथ उसका पूरा परिवार उलझ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा संकट है लोगों के लिए। न केवल ये बल्कि फाइनेंशियल अगर सपोर्ट नहीं होता, पूरा का पूरा घर परिवार टूट जाता है। और कभी कभी हमें जानकारी और जागरूकता न होने की वजह से हम ये भी स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे कर्म बुरे रहे होंगे, हमारा कर्म बुरा रहा होगा, फेथलिज्म। हाँ, तो एक वो इशू जो है उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा। एक डबल इकोनॉमिक लॉस की जो बात आपने कही सर, कि एक किसी को अगर मान लीजिए मैं कोई घर में बीमार पड़ गया, मैं उसके देखभाल में लगा हूं, तो मैं काम पे नहीं जा सकता, मैं उस पर अपना जो इकोनॉमिक लॉस होता है मेरा। मुझे याद है जब आप माननीय मुख्यमंत्री हुए तो आपने हम विधायकों के लिए एक अलग बजट क्रिएट किया था, चीफ साहब को भी याद होगा उसका, कि जिसमें आपने कहा था 25 लाख रुपए तक हर विधायक किसी भी बीमार को क्षेत्र से आता है तो उसको दे सकता है। ऐसे और इनिशिएटिव जो हैं, उसके पीछे आपकी सोच क्या थी? कई बार क्योंकि एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फंड्स मिलते हैं जी, वो अपने एरिया डेवलपमेंट के लिए फंड्स यूज करते हैं जी, लेकिन ये देखने को मिला कि कई बार एमएलए इस बात की भी शिकायत करते थे कि उनके क्षेत्र में इलाज नहीं मिल पा रहा है, वो इलाज दूसरे हॉस्पिटल में कराना चाहते हैं या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कराना चाहते हैं। जी। जो क्षेत्र के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो वो चाहते हैं कि किसी न किसी बड़े अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं, वहां इलाज अच्छा हो सकता है। तो उस इशू को एड्रेस करने के लिए कि एमएलए अपने क्षेत्र के लोगों की मदद कर सके और कहीं भी इलाज कर सके, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके, तो शायद देश में पहली बार समाजवादी सरकार में, और आप चीफ सेक्रेटरी थे मेरे साथ, कि हमने अपने एमएलएस को अलाउ किया कि जो आपके एरिया डेवलपमेंट फंड्स हैं उससे आप गरीब का इलाज भी करा सकते हैं, और कहीं भी अगर वो गरीब इलाज कराना चाहेगा वो परिवार, तो वो जाकर के फाइनेंशियल सपोर्ट एमएलए के फंड से मिलेगा, दे सकते हैं। एक आपने भी संस्कार की बात की, आपने कहा जो लोगों में कर्मा का भाव आ जाता है कि भाई ये मेरा कर्म था इसलिए मैं वो हो गया। इसका सर क्या फ्लिप साइड भी सच है कि जैसे मान लीजिए अगर अनटेस्टेड ट्रेडिशंस की बात हम करें तो क्या वो भी सच है होलिस्टिक हेल्थ के लिए? क्या उसमें भी हम लोगों से गाइड कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसको टचस्टोन बनाने के लिए? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि कल्चरली हम बहुत बाइंड कर रखे हैं हम लोग, हाँ, और बहुत हमारी हुआ है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। एक कोशिश की जा सकती है। तो आपको सर, आपने मुद्दों बहुत सारे आपने बातें की, इन सबको अगर जोड़ के हम समझें तो आपको क्या लगता है होलिस्टिक हेल्थ हम अपने देश में कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे बनाया जा सकता है उसको? होलिस्टिक हेल्थ, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और उस आम लोगों को जोड़ने के लिए मुझे लगता है कि स्वस्थ रहने के लिए एक जन आंदोलन के माध्यम से हम लोग जोड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए जन आंदोलन, स्वास्थ्य के लिए एक जन आंदोलन हम लोग हैं, जिन लोगों को जागरूक करें। और क्योंकि हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं जी, एक हमारा माइंडसेट ये भी हो कि हम लोगों को ये भरोसा दिलाएं, और लोग अगर बीमारी ना हो, अगर लोग बीमारी ना हो तो फिर इलाज की जरूरत क्यों होगी? प्रिवेंटिव। तो शायद हमें इस दिशा में जन आंदोलन का काम करना पड़ेगा कि हम प्रिवेंटिव काम करें और लोग बीमारी ना हो हमारे। जन आंदोलन के लिए सबसे ताकतवर माध्यम क्या है?
क्या वो हेल्थ शिक्षा का एजुकेशन, अगर हम हेल्थ एजुकेशन पर बहुत ध्यान दें और राइट फ्रॉम बिगिनिंग स्कूल, प्राइमरी स्कूल से, तो शायद हम इसको अचीव कर सकते हैं। जैसे आपने हेल्थ लिटरेसी की बात पहले की, अब आप एजुकेशन कह रहे, तो अगर शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए कि भाई हाथ धोने ही है आपको। हाँ, ये क्योंकि अगर हम एजुकेशन का पार्ट बना दें, पहले भी हमारे किताबें होती थी, एक सब्जेक्ट का कुछ लेसन्स होते थे जहां हम ये बच्चों को या प्राइमरी एजुकेशन में देते थे, पढ़ाते थे, लेकिन ये जन आंदोलन के माध्यम से हम जागरूक करें और राइट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन है वहां से शुरू करें। तो अगर हम स्कूलिंग के समय से शुरू कर दें और ये आदतें डालना शुरू कर दें कि हमें हाथ साफ कर करके, साबुन से साफ कर करके खाना खाना है, ये छोटी छोटी आदतें भी अगर हम डाल देंगे तो ये बड़े रूप में हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखेंगे। एक आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हमें स्वास्थ्य को, हेल्थ को एक्सपेंडिचर नहीं सोचना है, उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में सोचना है। बहुत बड़ा माइंड का शिफ्ट है ये, बहुत बड़ा सोचने के तरीके का बदलाव है। सब मुझे लगता है इस देश में आज तक कभी ये बात इससे पहले आपने आज जो मन से कही नहीं हुई कि एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट मानना है, एक्सपेंडिचर नहीं मानना है। तो क्या की कंपोनेंट्स हैं हेल्थ के जिन पे इन्वेस्टमेंट हमें मान के काम करना चाहिए, वो क्या कंपोनेंट्स हैं? क्योंकि सरकार ये समझती है कि हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हमारा बजट में एक्सपेंडिचर दिखता है वो, लेकिन सरकार को ये सोच बदलनी चाहिए कि एक्सपेंडिचर नहीं, इन्वेस्टमेंट है। तो फिजिकल हेल्थ हमारी बहुत बड़ी बात कही। हाँ, फिजिकल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ कैसे बेहतर हो, उस फिजिकल हेल्थ में न्यूट्रिशन क्या हम दे रहे हैं, हमारा न्यूट्रिशन खाने में क्या है, कैलोरीज काउंट है कि आपका न्यूट्रिशनल डेंसिटी की बात हो, सिर्फ कैलोरी से नहीं बल्कि केवल कैलोरी की बात ना हो, बल्कि हमारे न्यूट्रिशनल डेंसिटी की बात हो, बैलेंस डाइट की बात हो कि हम बैलेंस डाइट क्या दे रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्योंकि हमारी बैलेंस डाइट होगी तो हमारा हेल्दी सिस्टम होगा, हमारा सेलुलर रिपेयर जो डॉक्टर्स बताते हैं वो बेहतर होगा। जब हमारी स्लीप बेहतर होगी, सेलुलर रिपेयर बेहतर होगा, होलिस्टिक हेल्थ रहेगी। तो ये सब चीजें जो सैनिटेशन है, हमारा क्लीन वाटर मिले, हमें साफ सुथरा पानी मिले, ये तो सरकार की कभी कभी जिम्मेदारी है। और कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, अगर हम कम्युनिकेबल डिजीजेस फैल रही हैं तो फर्स्ट लाइन डिफेंस कौन है, वो अगर हम जागरूक रहेंगे तो शायद हम बचा सकेंगे। सर अब एक्सरसाइज है, मान लीजिए योगा के लिए बहुत जागरूक करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि योगा केवल एक तारीख के दिन करते हैं योगा, लेकिन अगर ये हमारी हैबिट में हो कि हम योगा हर दिन करेंगे, वो हमारी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्डअप करता है। और इसके साथ साथ फंक्शनल स्पोर्ट्स, आप तो खुद ही स्पोर्ट्समैन रहे हैं सर, कि सारे गेम्स खेलते हैं। आपने ठीक कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में आने के बाद रहाई कहा जा सकता है लेकिन ये हम लोगों को अपने लाइफस्टाइल में इसको शामिल कर रखा है। हाँ सर, कि अगर हम शामिल कर सकें, अगर हम फंक्शन स्पोर्ट्स करें तो हमारी बहुत सारे जो कार्डियो एक्सरसाइज हैं, हमारी हेल्थ बेहतर होगी। आपकी फिजिकल थेरेपी है, अगर हम उस दिशा में काम करें और फिजिकल थेरेपी भी हम ध्यान दें। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, अगर हम देखें, सिक केयर से ज्यादा हेल्थ केयर की बात करें, जरूरत है होलिस्टिक सिक केयर के साथ साथ हम हेल्थ केयर पे ज्यादा बात करें। और रेगुलर हमारा टेस्ट हो, रेगुलर हमारी चीजें हो, ये तमाम चीजें एक पॉलिटिकल व्यक्ति को समझाने बड़ा मुश्किल काम है कि हम ये समझाएं कि आपको रेगुलर टेस्ट कराना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना है। और मेंटल इमोशनल हेल्थ बेहतर हो हमारी, उसके लिए काम करना। फिजिकल के साथ साथ मेंटल और इमोशनल भी बहुत जरूरी है। जी जी। तो आप, मुझे याद है जब सरकार थी तो आपने न्यूट्रिशन के मुद्दे पे भी आपने कहा, एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च किया था हौसला के नाम से। उसके पीछे सोच क्या थी? उसमें एक बजट से निकाल के अलग से पैसा दिया, एक क्रिएट किया स्ट्रक्चर आपने, तो हौसला मिशन का आपका क्या सोच थी? मुझे याद है कि जब समाजवादी सरकार थी तो उस समय बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के डेटा आते थे जी, और कई डिस्ट्रिक्ट्स में जो डेटा दिखाई देता था बहुत ही खराब आता था। सरकार के लिए बड़ा शर्मिंदगी की बात होती थी कि अगर सरकार के आंकड़े बाहर आते हैं तो इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। तो हमारी उस समय कोशिश हुई कि एक न्यूट्रिशन मिशन के माध्यम से न्यूट्रिशनल फूड मदर एंड चाइल्ड के लिए हम प्रोवाइड करें गाँव में,
और कुक्ड फूड, हॉट कुक्ड फूड उनको प्रोवाइड करें। क्योंकि किसी स्कीम का वो पार्ट नहीं हो सकता था न्यूट्रिशन मिशन, तो अलग से बजट उसको प्रोवाइड कर करके न्यूट्रिशन मिशन का एक अलग से प्रोग्राम, पॉलिसी और बजट बना करके हम लोगों ने शुरू किया, और उसका असर ये हुआ कि साल 2 साल में बहुत अच्छे चीजें दिखने लगी। तो ये वही वाली बात होगी, मैं आ रहा हूँ चीफ साहब आपके पास, ये वही वाली बात होगी जो आपने अभी कहा कि सिर्फ कैलोरीज महत्वपूर्ण नहीं है, न्यूट्रिशनल डेंसिटी महत्वपूर्ण है, क्या खाना खाएं। चीफ साहब आप उसके हिस्सा थे, आपने क्या, वो कैसे कंसेप्चुअलाइज हुआ, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस क्या थी उसकी और कैसे इंप्लीमेंट हुआ? कहना चाहूंगा कि जब सर चीफ मिनिस्टर थे तो सबसे पहले न्यूट्रिशन मिशन, दिस वाज सेटअप इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये पोषण अभियान जो भारत सरकार के लेवल पे बाद में आया है, न्यूट्रिशन मिशन हम लोगों ने उस समय सबसे पहले ही उत्तर प्रदेश में सेटअप कर दिया था, विद द सीनियर आईएएस ऑफिसर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द न्यूट्रिशन मिशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सर ने अभी कही, मैं जस्ट टू टेक इट फॉरवर्ड, उसमें हम लोगों ने सर्वे कराया बच्चों का कि न्यूट्रिशन लेवल का, एंड वी फाउंड, एक सर्वे कराया कि 13 लाख बच्चे निकले थे, 13 लाख हु वर ग्रॉसली मेलनरिश्ड, और उनका ये पूरा डेटा आ गया था। तो उसको पूरा मैपिंग कराई और एक एक बच्चे की मॉनिटरिंग की गई, फिर उनको हौसला मिशन के अंतर्गत एक एक बच्चे की, एवरी सिंगल चाइल्ड, एंड दे वर गिवन हॉट 12 लाख बच्चे, बहुत बड़ी बात, एंड दे वर गिवन हॉट कुक्ड मील, न्यूट्रिशियस मील थ्रू आउट, और 1 साल तक जो उनको दिया उसके बाद फिर मॉनिटर किया, ऑल दीज 13 लाख हैड कम अप, और सबका न्यूट्रिशन लेवल ठीक हो गया था, एंड दे हैड बिकम नरिश्ड। So that was a great experiment which was very successful, and that was carried on. उसको फिर हम लोग रिपीट करते रहे और आगे करते रहे, और it became a major part of the whole of the ecosystem. Perfect. सर मैं वापस आना चाहूंगा, जो आपने मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग की बात कही कि वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है होलिस्टिक हेल्थ का। आपने यहां तक कहा कि भाई बहुत सारे डॉक्टर्स अब ये भी रिकमेंड कर रहे हैं कितने घंटे सोइए, क्या खाइए, क्या मत खाइए, कैसे खेलना, सब चीजों को आपने जोड़ा। तो इमोशनल मेंटल वेलबींग को होलिस्टिक हेल्थ का हिस्सा कैसे माना जा सकता है, बनाया जा सकता है? जब फिजिकल हेल्थ कोलैप्स हो जाए, और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है एक बहुत जरूरी भी है, क्योंकि कई बार हम लोगों को महसूस ही नहीं होता कि हम स्ट्रेस में हैं कि नहीं है। स्ट्रेस में उसके पैरामीटर्स हमें दिखते ही नहीं है, महसूस नहीं होता, और बिहेवियर में भी कभी कभार नहीं दिखते हैं। तो हमें कांस्टेंट अलर्ट रहना पड़ेगा इन चीजों को लेकर के। स्ट्रेस लेवल और मेडिटेशन है हमारे लिए कि अगर हम मेडिटेट करें, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो हमारे, कोर्टिसोल लेवल्स कम रहे, क्योंकि हम अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हमारा लेवल पता लग जाता है जी, तो हम उसको समझ सकते हैं जी। और जो कॉन्सेप्ट कई बार कहते हैं फाइट और फ्लाइट, इसकी जगह स्टेट टू रेस्ट एंड डाइजेस्ट। So flight to or fight की जगह rest and digest. That's quite a switch. That's quite a switch. अगर हम उस अप्रोच पे काम करेंगे तो हमारे पैरामीटर्स बेहतर होंगे और हम स्ट्रेस को और मैनेजमेंट कर सकेंगे। पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, हम जिनके बीच रह रहे हैं तो वो पॉजिटिविटी हो, नकारात्मकता ना हो, निगेटिविटी ना हो। और परिवार की बात आपने कही, हमारे जो बॉन्डिंग हो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो हमें इमोशनल हेल्थ हमारी बेहतर होगी। और इसलिए इमोशनल हेल्थ से इमोशनल इंटेलिजेंस भी निकलेगी। स्वाभाविक है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल जीते हैं सोशल एनवायरनमेंट में हम बहुत कॉम्प्लेक्स सोशल एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर के भी और